हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो मार्च 2020 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा थर्ड लेक्चर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की रिवीजन को लेकर थर्ड लेक्चर है। तो यहाँ पर है ना दिव्या लाइब्रेरी बुल्ढाना में जो दिव्या लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे ये नाम दिया है, तो ये आपको यूज करना है। इन द बुक्स ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्ढाना शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ देयर अकाउंटिंग, उन्होंने अपने अकाउंट्स का फॉलोइंग पोजीशन दिखाया है, बताया है। कंसीडर द एडजस्टमेंट्स, हमको है ना एडजस्टमेंट्स को यूज करते हुए कंसीडर करते हुए हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो मतलब जो है ना करंट ईयर जो हमारा होगा वो 2015 एंड 16 होगा एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2016 के प्रिपेयर करनी है। तो मतलब यहाँ पर है ना देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में है ना हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई, ये है ना 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट है, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट है। तो इसमें से हम क्या क्या यूज करने वाले वो हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम है ना कैपिटल फंड को यूज करेंगे एंड एक्सपेंसेस ड्यू, ये हम चेक करेंगे कि भाई इसका पेमेंट है ना कर दिया है या नहीं किया है। फिर यहाँ पे जो एसेट्स के अंडर में फर्नीचर है, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, इन सबको हम है ना नई बैलेंस शीट में भी लेने वाले हैं, लिखने वाले हैं इन सबके अमाउंट्स को। और ये जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिखाई दे रहा है इसको हमको यूज नहीं करना है। अब हमें देखना है कि इन पे कोई कैपिटल फंड को तो हम नई बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में लिखने ही वाले हैं। अब हम क्या चेक करेंगे कि भाई ये एक्सपेंसेस जो ड्यू है उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में हमको चेक करना है। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी दिया हुआ है जो कि मार्च 2016 का है, करंट ईयर में क्या रिसीव किया, क्या पेमेंट किया उसको लेकर है। तो ये एक्सपेंसेस ड्यू का जरा सा हम नजर घुमाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू 3500 ये हो गया है। तो मतलब ये हमें यहाँ से कैंसिल कर देना है, ये हमको कंटिन्यू नहीं करना है। ये ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम ड्यू का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया है, बाकी है। अभी यहाँ पर है ना रिसिप्ट्स के अंडर में देखिए क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स के अंडर में बिगनिंग में जो है ना कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया उसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, वो हमको नहीं चाहिए। फिर ये जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है ये इनकम के अंडर में चला जाएगा, इसके लिए आप आई लिख लीजिए। तो एंट्रेंस फीस ये इनकम में चला जाएगा, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको 100% कैपिटलाइज करने बोला है या कुछ कैपिटलाइज करने बोला है, क्या 50% कैपिटलाइज या कैपिटलाइज करने नहीं बोला है। तो ये पूरा का पूरा इनकम के अंडर में रह जाएगा। और अगर कैपिटलाइज करने बोला है तो इसको हमें कैपिटलाइज करना होगा। देन सेल ऑफ स्क्रैप इनकम के अंडर में जाएगा, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम के अंडर में जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये भी इनकम के अंडर में जाएगा। तो रिसिप्ट्स के अंडर में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिखाई दे रहा है, मतलब ये रिसीव हो चुका है, इसीलिए अब इसको इनकम के अंडर में लिखने वाले हैं, इसको एसेट्स के अंडर में नहीं लिखेंगे। नाउ यहाँ पे पेमेंट्स के यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये एक्सपेंसेस में जाएगा, एक्सपेंडिचर के अंडर में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। पोस्टेज ये एक्सपेंडिचर है, ये है ना एक्सपेंडिचर्स के अंडर में जाएगा। देन बुक्स परचेज मतलब नए बुक्स परचेज हुए हैं और ये एसेट्स के अंडर में हम है ना हमारे पास ऑलरेडी पुराने बुक्स की स्टॉक है 2,75,500 की, तो उसमें हमको ये है ना न्यू बुक्स ऐड करनी होगी, 40,000 का न्यू परचेसेस ऐड करना होगा, तो ये एसेट्स में जाएगा। एंड देन यहाँ पर देखो क्वेश्चन रीड करना और उसको एनालाइज करना और पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना कि किस तरीके से आप आंसर लिखोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। फिर बाय पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू दिया है, मतलब ये पेमेंट हो गया। तो ये यहाँ पे जो हमको 3,500 दिखाई दे रहा है तो एग्जैक्टली 3,500 का पेमेंट है ना वो क्लियर हो चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2,500 होता तो 1,000 फिर भी बकाया होता तो फिर हमें ना लायबिलिटीज में 1,000 दिखाते, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 3,500 ये पूरा का पूरा 3,500 क्या हो गया है, ये है ना पेमेंट हो गया है। तो ये है ना अभी लायबिलिटीज में नहीं दिखेगा,
देन यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ये हमको एक्सपेंडिचर्स के अंडर में लिखना है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मतलब परचेस किया और सिक्योरिटीज खरीदे हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और खरीदे हैं, तो हमको क्या करना है, इसको एसेट्स के अंडर में ऐड करना होगा अंडर द सिक्योरिटीज। ये जो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है इसमें नया है करके हम ऐड करेंगे, 50,000 का सिक्योरिटीज हमको ऐड करना होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर देखिए फर्नीचर, तो मतलब फर्नीचर का 14,000 दिया है, तो मतलब फर्नीचर भी परचेस किया है, ये न्यू परचेसेस हो गया। तो यहाँ पर फर्नीचर में हम है ना एसेट्स के अंडर में फर्नीचर में ऐड करने वाले हैं, जब नई बैलेंस शीट में लेके जाएंगे इस अमाउंट को, तो वहां पर न्यू परचेसेस फर्नीचर का भी ऐड करेंगे हम, 36,250 में ऐड करेंगे। फिर ये जो है ना बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस है, ये हम है ना नई बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लिखने वाले। तो ये वाला है ना हमको नई बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर लिखना है, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं करना है, ये ओपनिंग में दिख रहा है, इसको कोई यूटिलाइज हमको नहीं करना है। देन इसके बाद में देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट्स हमको है ना क्या करना है, एंट्रीज है ना 2 एंट्रीज पास होती है एडजस्टमेंट्स की, राइट। तो यहाँ पे ये ड्यूरिंग द करंट ईयर फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2015, तो फर्नीचर 2015 को परचेस हुआ है, तो मतलब हमको है ना नए फर्नीचर पे सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो 10% हमको है ना अक्टूबर तक का मतलब 6 महीने का हमको अलग से है ना 14,000 पे निकालना होगा। ये न्यू परचेस हुआ ना फर्नीचर पेमेंट्स के अंडर में दिया है, इस पे हमको है ना 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा एंड पुराने फर्नीचर पे फुल ईयर का निकालना होगा और टोटल करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो हमको फर्नीचर से माइनस करना होगा और फिर एक्सपेंडिचर के अंडर में भी हमको डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखाना होगा। फिर यहाँ पे डेप्रिशिएट बुक्स बाय 50,000, तो बुक्स को डेप्रिशिएट करने बोला है कि भाई आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो बुक्स पर, 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बुक्स में से 50,000 माइनस करना होगा और इसका सेकेंड जो इफेक्ट है वो हमको एक्सपेंडिचर्स के अंडर में 50,000 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स दिखाना होगा। फिर यहाँ पर बोला है थर्ड जो स्टेटमेंट है एडजस्टमेंट है कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 7,500 फॉर द ईयर 2016-17। यहाँ पे ईयर पे ध्यान दीजिए, 2016-17 हम जो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं वो 2015-16 की बनाने वाले। यहाँ पे ये 31 मार्च 2016 की रिसिप्ट हमको दी हुई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है हमको, इसका मतलब 2015-16 का हमारे पास है ना ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स वाला 2015-16 का है। और यहाँ पर क्या बोला है कि इंक्लूड है, इसमें इंक्लूडेड है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में है ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है कितना 7,500 फॉर द ईयर 2016-17। तो 2016-17 अगला साल हुआ, नया साल हुआ, नेक्स्ट ईयर हुआ, मतलब अगला साल हुआ, तो हमको नेक्स्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा। फिर तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम एडवांस जो रिसीव हो गया उसको माइनस करेंगे हम, जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ये जो रिसिप्ट के अंडर में है वो हम जब इनकम के अंडर में 90,000 लिखेंगे तो 90,000 में से 7,500 हमको माइनस करना होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड फिर हमको लायबिलिटीज के अंडर में एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,500 दिखाना होगा। एंड यहाँ पे बोला ₹3750 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमें ऐड करना होगा। तो ये 3750 आप 90,000 में से 7,500 माइनस करोगे, फिर ऐड करोगे 3750 करंट ईयर का इनकम के अंडर में, एंड ये 3750 फिर आपको एसेट्स के अंडर में भी दिखाना होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके करंट ईयर का। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। मैं आपको इसके पूरी जब हम सॉल्व करेंगे सम तो आपको एकदम डिटेल में दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको रीड करने के टाइम पे इसी तरीके से समझना है कि आप किस तरीके से इनके इफेक्ट्स दिखाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन पेपर रीडिंग होना चाहिए। देन फोर्थ, इसीलिए मैं ये रीड करके दिखाती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करना दिखा दूं आपको, लेकिन आपको रीड करके समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है और किस तरीके से आपको स्पेस लीव करने हैं। नाउ कैपिटलाइज हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस, तो आधा एंट्रेंस फीस आपको कैपिटलाइज करने बोला, मतलब 50% आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब क्या कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो ये जो एंट्रेंस फीस है ना, हम पहले तो इनकम के अंडर में लिख लेंगे एंट्रेंस फीस 12,500 का, और फिर उसमें से 50% मतलब 6,250 हम माइनस करेंगे कैपिटलाइज्ड हुआ है करके, कैपिटलाइज्ड, और उस 6,250 को हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और बाकी का 6,250 इनकम के अंडर में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको रीड करने के टाइम पे पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि कैसे आप अपने क्वेश्चन का इस सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने वाले हो। तो मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो चलिए हम है ना सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर जो लायबिलिटीज के यहाँ से, जैसे ये फॉर्मेट इस तरीके से है, एंड लायबिलिटीज के यहाँ पे जो कैपिटल फंड दिया हुआ है वो हमें ना बैलेंस शीट में, नए जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं वहां पर कैपिटल फंड एंड ओपनिंग बैलेंस कर कर लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस अमाउंट जो दिया है 3,45,000 का, तो 3,45,000। इसके बाद जैसे कि हमारे एज पर द डिस्कशन कि ये जो है ना, हमने रीड करने के टाइम में कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू, ये कैंसिल, ये हमको नहीं लेना है। एंड यहाँ से अब हमको कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं लेना होता है, और जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, ओल्ड बैलेंस शीट होती है, अब ये तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पर जो पेमेंट्स के यहाँ पर हम लोग ने रीड किया था कि यहाँ पर फर्नीचर, बुक्स एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो ये रीडिंग के टाइम पे ही आप है ना मार्किंग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन पे है ना एडजस्टमेंट्स है, एंड फर्नीचर पे एंड बुक्स पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होने वाले, तो यहाँ पे दो दो स्पेस हमको लीव करनी है। तो यहाँ अभी ये एसेट्स के अंडर में, एसेट्स के अंडर में जो अमाउंट हम लिखेंगे, एसेट्स के यहाँ पर अमाउंट जो हमको लिखना है वो आएगा फर्नीचर, यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्नीचर अमाउंट 36,250, इनर कॉलम में लिखेंगे। 2 लाइन्स लीव करनी है, मतलब यहाँ पे टोटल होने के बाद में फिर यहाँ पर स्पेस चाहिए रहेगा। देन बुक्स, तो बुक्स का जो अमाउंट है 2,75,500, एंड यहाँ पे भी जैसे नए परचेसिंग भी है, फिर डेप्रिसिएशन भी है। एंड इसके बाद में जो यहाँ लिखना है हमको इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो उस पर भी नया परचेसिंग है, तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है हमको 25,000 को। एंड फिर आ जाएंगे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के यहाँ। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में से जैसे कि यहाँ पर ये जो मेंबरशिप फीस है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये इनकम में, एंट्रेंस फीस इनकम में जाएगा पहले, और इस पे एडजस्टमेंट भी है। सेल ऑफ स्क्रैप इनकम में, हायर ऑन लेक्चर एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम में, तो ये हम है ना इनकम साइड में यहाँ पर। तो ऑर्डर से आप करोगे तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, और कोई भी आपके जो आइटम्स है वो भी मिसिंग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला तो आने वाला नहीं, ओपनिंग कैश इन हैंड वगैरह, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का 90,000 हम ले लेंगे। तो बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 90,000, एंड इस पे एडजस्टमेंट आने वाला है, तो डबल एडजस्टमेंट है क्योंकि इस पे लास्ट ईयर का एडवांस एंड जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का आने वाला है, यहाँ पर एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग दोनों आएगा। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे एंट्रेंस फीस के लिए बाय एंट्रेंस फीस, तो जो अमाउंट है 12,500 का इनर कॉलम में लिख लेंगे, इस पे एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद में बाय सेल ऑफ स्क्रैप, तो बाय सेल ऑफ, रद्दी बेचकर जो रिसीव हुआ अमाउंट, वो रेगुलर इनकम नहीं है, वो रेगुलर मतलब वो है ना कैपिटल इनकम नहीं है, उसको रेगुलर में ही हमको मतलब दिखाना है। रेवेन्यू, स्मॉल रेवेन्यू हो गई वो, तो 750 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हायर ऑफ लेक्चर हॉल, तो बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 9,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज
2000 आउटर कॉलम में। अब आते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में यहाँ पर जो दिया है हमको कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हमको कहाँ लिखना होगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो एक्सपेंडिचर में आने वाला है, तो एक्सपेंडिचर में हम टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम में 3490 और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पोस्टेज। तो उसके लिए टू पोस्टेज 3050 एंड देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये तो गया एक्सपेंडिचर में। बुक्स परचेज्ड है तो ये एसेट में ऐड होना है, तो यहाँ एसेट्स के अंडर में हम बुक्स की यहाँ इसको अमाउंट को लिखेंगे एंड फिर ऐड करना है हमको। तो यहाँ पर बुक्स परचेज 40,000 का, तो न्यू परचेसेस यहाँ पर नया परचेसिंग हुआ है बुक्स का 40,000, तो टोटल आ जाएगा 500 एंड 5 7 + 4 11 कैरी ओवर 1, तो 3,15,500 यहाँ पर टोटल की यहाँ पर आ जाएगा। 3,15,500 हमको लिख लेना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यू। तो ये तो है ना रफा दफा हो गया, यहाँ पर लायबिलिटीज में हमने इसको कैंसिल कर दिया है कि भाई लायबिलिटीज में यहाँ पर कि ये अभी हमको लेना नहीं है आगे फ्यूचर में, क्योंकि इसका पेमेंट हो गया है, पेमेंट रिसीव हो गया है, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को हमको एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखना है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर के अंडर में हम सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 5250 एंड देन आपको दिया है बाय यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज दिया है। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज को हमें कहाँ लिखना होगा? तो सिक्योरिटीज में हमें ऐड करना होगा 50,000, जो सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और परचेस किए। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज में हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड यहाँ पर न्यू, ये भी न्यू परचेसिंग हुआ है इसीलिए न्यू परचेसेस, इसके लिए भी आप न्यू परचेसेस लिख दो। एंड यहाँ पर जो अमाउंट आप लिखोगे वो 50,000 का अब आउटर में चला जाएगा 75,000, क्योंकि ये टोटल आप कर सकते हो इमीडिएटली। तो 75,000 आपका आउटर में आ जाएगा। 75,000 इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में फर्नीचर दिया है, तो ऐड फर्नीचर में लिखेंगे हम न्यू परचेसिंग, हमें ऐड फर्नीचर में न्यू परचेसेस करके हमको न्यू परचेसेस एंड 14,000 हम लिख देंगे। यहाँ पर 14,000 टोटल करेंगे तो 0 5 2 6 + 4 10 कैरी ओवर 1, तो 50,250 का आपका टोटल फर्नीचर हो गया। लेकिन हमें इस पे बाद में जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें इस पे, तो डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग हमको सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट जो दिया है बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, ये हमको एसेट्स में लिखना होता है, इसको हम एसेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स में हम लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट को सीधा आउटर कॉलम में जाने देंगे, तो कैश इन हैंड आउटर कॉलम में चला जाएगा 3, यहाँ पर 3210। तो थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देंगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी रीडिंग में, जब टोटल करते हैं तो फिर डिफिकल्टी नहीं होती है। थाउजेंड्स के अंडर में लिखेंगे तो यहाँ पर 3210 एंड जो कैश एट बैंक है, मतलब बैंक में जो बैलेंस है, तो कैश एट बैंक है, इसका अमाउंट आ जाएगा 3,500। ये सब होने के बाद में अब हम कहाँ मूव करेंगे? तो अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स पर। अब हमें मूव करना है एडजस्टमेंट्स पर। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम देखते हैं कि क्या भाई एडजस्टमेंट्स में क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है
फर्नीचर को परचेज को लेकर है कि भाई 1 अक्टूबर को 14,000 वाला जो फर्नीचर है, ये नया फर्नीचर है ना 14,000 वाला, ये 14 अक्टूबर को परचेस हुआ है। तो यहाँ पर हमें ना डेप्रिसिएशन फर्नीचर को लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वर्किंग नोट में कि डेप्रिसिएशन ऑन वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। वर्किंग नोट के लिए आपको मार्क्स नहीं है जब तक वो लोग मेंशन नहीं करते कि आप वर्किंग नोट प्रेजेंट कीजिए, लेकिन वर्किंग नोट हमको करनी पड़ती है, उसके बिना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो फर्नीचर आपका ओल्ड फर्नीचर है, ओल्ड फर्नीचर पे फुल ईयर का ओल्ड फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है 36,250 एंड न्यू फर्नीचर है, नया फर्नीचर जो परचेस किया है उसका जो अमाउंट है 14,000 है। और ये परचेस कब हुआ, तो इसकी परचेस डेट बोला है कि परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को परचेस हुआ है, ये बोला 2015 को। तो आप अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक काउंटिंग करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 6 मंथ्स हो गए। तो इस पे है ना 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड फर्नीचर, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन की रेट है वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बोला है। तो ओल्ड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मतलब 36,250 मल्टीप्लाई बाय हम 10/100 लेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3625। ठीक है, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन ऑन न्यू फर्नीचर फॉर 6 मंथ, क्योंकि आप काउंट करोगे तो 6 महीने का ही आएगा इस पे। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करो, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड फिर these 2 zeros will get cancelled with this 2 and 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 140 को मल्टीप्लाई बाय आप 5 करोगे तो 700 आपको डेप्रिसिएशन आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, इन दोनों को टोटल करोगे तो टोटल आपका जो डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 5 2 6 + 7 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 1 + 3 4, तो 4325 जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने का आएगा, तो 4325 का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 4325। अब हमें क्या करना है, ये 4325 को हमें माइनस करना होगा। तो एसेट्स में से हमें ना डेप्रिसिएशन के यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम माइनस डेप्रिसिएशन, अब आपने वर्किंग नोट में सब कैलकुलेट करके रखा है तो आपको इजी भी होगा, एट द रेट ऑफ 10% का कैलकुलेट किया हमने, तो आपको यहाँ पे फिर है ना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो 4325 आपको माइनस करना है 50,250 से। तो यहाँ पर आपका जो आउटर में आ जाएगा अमाउंट, 10 - 5 किया तो 5 एंड 4 - 2 किया है तो 2 एंड 12 - 3 करेंगे तो 9 एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर हो गया 9 - 4 मतलब 5 एंड यहाँ पर 4, तो 45,925 आपका जो है अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट हो गया फर्नीचर का। अब ये जो फर्नीचर का है ये डेप्रिसिएशन, ये हमें एक्सपेंडिचर के अंडर में, जैसे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं सेम वे में, तो यहाँ पर हम है ना एक्सपेंडिचर्स के अंडर में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड आउटर कॉलम में इसका अमाउंट हम दिखा देंगे 4325। इसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे, तो मतलब यहाँ पे इसके जो 2 इफेक्ट हो गए थे, राइट, माइनस फ्रॉम फर्नीचर एंड दूसरा एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाना था हमको। अब हम आते हैं बुक्स, तो बुक्स पे भी वही बात है, माइनस फ्रॉम बुक्स से माइनस करो एंड फिर है ना आपको
एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाना है। तो अब हम डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो ये तो कैलकुलेट किया हुआ दिया है आपको, तो इजी है, क्विकली आप डायरेक्टली है ना माइनस कर सकते हो बुक्स के यहाँ से। तो यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन 50,000 माइनस करना है। तो यहाँ पर 005 5 माइनस 05 एंड 31 माइनस 5 करेंगे तो 26। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,65,500 2,65,500 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो 50,000 का डेप्रिसिएशन इधर माइनस किया है, तो ये हमको एक्सपेंडिचर में दिखाना है। तो एक्सपेंडिचर के अंडर में हम टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, एंड यहाँ पे अमाउंट जो है आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना, 50,000। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आपको डेट दिया है यहाँ पर 2016-17 मतलब ये नेक्स्ट ईयर है, ये क्या है, नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये 2016-17 का इंक्लूडेड है, तो मतलब एडवांस वाला हो गया, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन को कभी भी हमें ना माइनस करते हैं, करंट ईयर में से माइनस करते हैं, एंड ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है उसको हम प्लस करते हैं। तो इसका भी आपको दो इफेक्ट, एक तो ये है ना एसेट्स में ऐड टू सब्सक्रिप्शन हो गया एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट हो गया आपको एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे हम। और इसमें भी क्या हो गया, दो हो गया एडवांस में, एक तो माइनस करो एडवांस में माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एंड दूसरा इसको लायबिलिटीज में दिखाओ। तो इस तरीके से आपको ये है ना ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक नोट भी लिखवा देती हूँ तो बेटर रहेगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर, आपको यहाँ पर अच्छा रहेगा कि आपको समझ में भी आ जाए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2016-17 is advanced receive that is income received in advance, so deduct from current years बोला ही है कि इंक्लूडेड है, तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन डिडक्ट फ्रॉम करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, एंड फिर क्या लिखेंगे, एंड शो ऑन द लायबिलिटी साइड, एंड लायबिलिटी साइड में हमको दिखाना पड़ेगा, एंड शो ऑन लायबिलिटी साइड ₹7,500। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अभी ये जो सब्सक्रिप्शन बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है इनकम के अंडर में, तो यहाँ से हम है ना माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन क्योंकि इसमें इंक्लूडेड बोला है इसलिए हमको माइनस करना ही होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस किया तो 0 0 5 10 में से 5 हुआ तो 5, यहाँ पे 9 माइनस 7 तो 2, एंड ये 8 तो 82,500 तो ये हुआ। और इसका इमीडिएटली आपको है ना लायबिलिटीज में भी दिखा देना है। तो यहाँ पे लाइन 2-4 लाइन लीव करने के बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई एडवांस
सब्सक्रिप्शन करके हमको इसको लायबिलिटीज में दिखाना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016-17, तो 7,500। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी 3,750 का, तो वो करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है तो मतलब आपको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना है, एंड एडवांस एंड प्रीपेड रहता है तो मतलब माइनस करना होता है, तो प्री रिसीव्ड या प्रीपेड। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर को हम ऐड कर देंगे इनकम में, सब्सक्रिप्शन के अंडर में। तो ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 3,750। तो यहाँ पर जो टोटल होगा वो आउटर में अब चला जाएगा, तो 0, 5, 7 + 5 12 का 2 कैरी ओवर 1, 3 3 + 3 6, तो 86,250 आ जाएगा। एंड इसको हमें कहाँ दिखाना होगा, एसेट्स में। तो एसेट्स के अंडर में हमें ना, क्योंकि ये बकाया है, रिसीव हुई नहीं है, फ्यूचर में रिसीव होगी, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर अमाउंट जो है 3750 लिख देंगे। एंड इसके बाद में जो लास्ट हमको दिया है यहाँ पर, लास्ट जो दिया है वो है कैपिटलाइज हाफ। हाफ मतलब 50%, हाफ का मतलब 50%, और कैपिटलाइज करना मतलब माइनस फ्रॉम एंट्रेंस, माइनस फ्रॉम एंट्रेंस, एंट्रेंस फीस से माइनस करो एंड ऐड करो कैपिटल में, ऐड करो कैपिटल में। ये होता है कैपिटलाइज्ड करना, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्रेंस फीस जो हमने लिखी है इनकम के अंडर में, तो उसमें से हमें ना माइनस करेंगे 50%, तो माइनस हाफ कैपिटलाइज्ड, तो आप 12,500 का में से आप है ना माइनस करोगे, जब 12,500 में से जब आप 6,250, क्योंकि देखो इसको हाफ करो, 12,500 को हाफ करोगे तो 6,250 आएगा, तो 6,250 आप माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में भी आपका 6,250 जाएगा। तो यहाँ पर 6,250 आउटर कॉलम में लिखेंगे, एंड इसको हम ऐड कर देंगे। अब इसका इफेक्ट दिखाना है लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ पर ओपनिंग इसमें ऐड कैपिटलाइज्ड एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड एंट्रेंस फीस, और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6,250 का, तो 6,250, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 0, 5, 2, 5 + 6 11, कैरी ओवर 1, तो 5 एंड 3, तो 3,51,250 इनर में रखना है, क्योंकि इसमें अगर सरप्लस है तो हम ऐड करेंगे, और अगर डेफिसिट है तो हमको माइनस करना होगा। अब सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए, सब हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम देखेंगे कि भाई कौन सा साइड मोर है। आपको है ना पहले अगर यहाँ वहां कैलकुलेट करने से अच्छा टोटल देखो, फाइंड आउट करो क्रेडिट साइड मोर है क्या डेबिट साइड मोर है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली आपके है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप फाइनल अकाउंट में बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके जैसे ही होता है, राइट, वही प्रोसेस है। ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीव, डेबिट यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर अब टोटल करेंगे तो 5 एंड फिर 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 2 कितना था 21, तो 21 का 1 कैरी ओवर 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, तो 16 का यहाँ पर आएगा 6 कैरी ओवर
1 तो 1 + 5 6 तो 66,115। और आप यहाँ पे देखोगे क्रेडिट साइड में ऑलरेडी देखो 86,250 दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब सरप्लस है। तो यहाँ पे अभी हम पेन से टोटल कर सकते हैं, मतलब टोटल कॉलम में हमको क्रेडिट का ही टोटल लेना है। तो 0, फिर 5 + 5 10, 10 + 5 15 का 5 कैरी ओवर हम करेंगे 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 कर देंगे, 1 + 6 7, 7 + 6 13, 13 13 + 9 22, 22 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 24, तो 24 का 4 कैरी ओवर 2, 2 + 8 10। तो यहाँ पे 1,04,250 इसका टोटल आया। सेम टोटल हमको यहाँ पर भी लिखना है 1,04,250। एंड फिर आपका ये जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड ये जो डिफरेंस होता है, ये मैं पर्पसली यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप माइनस करोगे तो देखो 10 - 5 किया तो कितना आने वाला है 5 आएगा। एंड फिर ये हो गया 4, 4 - 1 किया तो 3। एंड फिर यहाँ पर आपका है 2, 2 - 1 किया है तो 1 आया। फिर है ना 4 - 6 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो 14 - 6 किया तो 8, और यहाँ पर 9 - 6 किया तो 3, तो 38,135, 38,135 क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब है ना आपका इनकम ज्यादा है। तो उसके लिए आप ये स्टेटमेंट फिलअप में आता है, और फिलअप में बहुत काम आता है, फिलअप हुआ ऑब्जेक्टिव में। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए मैं लिख रही हूँ कि टू एक्सेस ऑफ इनकम, जब इनकम ज्यादा होती है, एक्सेस ऑफ इनकम, जब इनकम ज्यादा होती है ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चे से ज्यादा इनकम होती है, तो मतलब सरप्लस है, मतलब सरप्लस है, बिजनेस में पैसा है। ये बिजनेस नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके पास फंड है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो ओवर एक्सपेंडिचर इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होता है सरप्लस। ये क्या है सरप्लस है। तो जब सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, जैसे हम प्रॉफिट को ऐड नहीं करते क्या, तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट, उसको हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। 38,135 को हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। तो यहाँ पर कैपिटल फंड में हम ऐड सरप्लस, हम लिखेंगे ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस, और यहाँ पर लिखेंगे 38,135। एंड इन सबको टोटल करेंगे तो 0 + 5 5, 5 + 3 8, एंड 2 + 1 3, एंड फिर 1 + 8 कितना हो गया 9, एंड 5 + 3 अगेन 8 एंड 3, तो 3,89,000। आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करके मैंने यहाँ से ही लिखना चाहिए था थोड़ा सा अमाउंट, तो 3,89,000। बेटर मैं नेक्स्ट लाइन में ही अच्छे से लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को होगा कि मिस ने लिखा हम भी लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो बेटर है कि इसको मैं ऊपर यहाँ पर लाइन में अच्छे से लिख देती हूँ कि जो टोटल जो अमाउंट यहाँ पर आएगा वो है 3,89,000 एंड 385। अब आपको क्या करना है, लायबिलिटीज का टोटल एंड एसेट्स का टोटल आपका टैली होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो मतलब कहाँ तो गड़बड़ हुई है आप लोगों की। तो टैली नहीं होने पर तो सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही इसमें भी आपको इफेक्ट दिखाना होता है। तो यहाँ पर टोटल करेंगे हम लायबिलिटीज का एंड एसेट्स का। और अगर मान लो कहाँ पे डिफरेंस अराइज हो रहा है और आपके पास समय है तो चेक करो कि कहाँ पे कुछ आपने आउटर कॉलम में अमाउंट का टोटल दिखाया कि नहीं दिखाया, कोई एडजस्टमेंट तो मिस नहीं हुआ है ना। लेकिन आप जिस तरीके से मैं प्रोसीजर बता रही हूँ आप करोगे तो आपका एंट्री मिस होने की तो चांस है ही नहीं। अभी 5, फिर 8, फिर यहाँ पर 3 + 5 कितना होता है 8 होता है, तो अगेन 8 आ गया। एंड यहाँ पर 9 + 7 16, तो 6 कैरी ओवर 1, 1 + 8 9 एंड 3, तो 3,96,000
885। एंड एक बात याद रखना, आपको बोर्ड में ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, आपको ब्लू पेन ही यूज करना है। ब्लैक पेन में आप लोगों के लिए एक अच्छा इफेक्ट दिखे करके यूज कर रही हूँ कि आपको है ना कोई डिफिकल्टी नहीं हो, और क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 टोटल। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपके पास समय, मान लीजिए आपका एकदम समय खत्म हो गया और लास्ट क्वेश्चन आप यही कर रहे थे और मिस आपसे पेपर छीनना चाहती है, मांग रही है मिस पेपर, तो आपने लायबिलिटीज का टोटल कर लिया है, तो ये सेम टोटल एटलीस्ट क्विकली यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सारे अमाउंट बराबर से दिए हैं कैलकुलेशन के, तो पक्का आपका जो टोटल है वो यहाँ पर आने वाला है। लेकिन ये आपके पास समय जब होता है तब ऐसे नहीं करना है, तब आपको चेक करना है। लेकिन अगर समय नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए, ये जो लायबिलिटीज का आपने टोटल लिया है सेम टोटल यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी 5, और अभी यहाँ पर 2 + 1 3, 3 + 5 8, एंड फिर 9 + 5 14, 14 + 2 14 + 2 16, 16 + 5 21, 21 + 7 28 का 8 कैरी ओवर 2, 2 + 5 7, 7 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26, तो 26 का 6 कैरी ओवर 2। नाउ 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12, 12 + 7 19, आगे कहीं पे भी यहाँ पर इस पे टेंस के यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, तो लैक्स के यहाँ पे मैंने 1 कैरी ओवर किया, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3,96,885। तो इस तरीके से आपको टोटल आ जाएगा एंड आपका सम टैली, मतलब आपने सब सही से कर लिया है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपको चाहिए तो इसकी है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को समझकर आप खुद प्रैक्टिस कीजिए एंड फिर आपके आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए। लेकिन आई होप आपको डिफिकल्टीज इसमें नहीं होने वाली। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, अननेसेसरी कि आप जब क्वेश्चन है ना कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस में कुछ है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड इकोनॉमिक्स का मैंने है ना आपको बोर्ड में किस तरीके से आपको है ना अपने आंसर की प्रेजेंटेशन देनी है, बोर्ड वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि हमारी बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के साथ में मैंने है ना वीडियो लगाया है, तो वो भी आपको देखना है ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स में कैसे कितना आंसर का लेंथ होना चाहिए आपको, और कैसे कैसे आपको मार्क्स एलोकेट होने वाले हैं। और जल्दी है ना अकाउंट्स में तो वैसे ये प्रैक्टिकल है, तो ये तो आपको कट टू कट आपको करना ही है, इसमें कोई आप लोगों के लिए ऑप्शंस नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर नहीं करना भूलना है। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।